बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब फटाफट सॉल्व करो। ट्राई, होल्ड अ पेन इन योर हैंड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तभी याद रहेगा। ठीक है, तभी याद रहती है चीजें, तभी तुम लोग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये तो फ्लो चार्ट्स वाली चीजें हैं, कोशिश करो फटाफट। Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? आपके देश में आर्थिक मंदी चल रही है, इस टाइम पे क्या करोगे आप? सरकार क्या करेगी मंदी की सिचुएशन में? क्या सरकार टैक्स रेट में कमी लाएगी? और साथ साथ में दो स्टेप्स दे रखे हैं। टैक्स क्या कर दिया? कम करा, उसके साथ इंटरेस्ट रेट क्या करा? बढ़ा दिया। अब दोनों कंडीशन में क्या होगा देखो, फटाफट वर्कआउट करो इन सब चीजों को और जल्दी जल्दी आंसर करो। दूसरा है, क्या पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर, यानी पुल बनाना, रोड बनाना, क्या उन पर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बढ़ा दिया जाएगा? ये सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये वाले आज जो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या सरकारी प्रोजेक्ट्स पे खर्चा बढ़ा दिया जाएगा? इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये ए का ऑपोजिट है, यानी ए और सी में से एक आंसर है। मतलब अगर ए है तो सी नहीं है, वरना डी भी हो सकता है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, अच्छा बी और सी में से दोनों में से एक सही है या ए और सी में से दोनों में से एक सही है? तो दो ही ऑप्शंस के बारे में सोचना है आपको, फटाफट सोचो बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, अकेले अकेले करो और अपने आंसर्स नोट करो। ट्राई टू वर्क इट आउट। देखो वर्कआउट कैसे करते हैं आप करो। अगर टैक्स रेट कम हो जाएगा तो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे ड्रॉ द एरोज एंड डू इट, तभी आप अपने दिमाग में करने लायक बनोगे फिर। ठीक है, कर लिया? याद रखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद से सभी के सभी गलत कर सकते हो। अभी हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ पढ़ा था, ठीक है, तो उस रिलेशन में करना। बताओ किस किस को लग रहा है कि फर्स्ट आंसर होगा, हाथ उठाओ। ए। किस किस को लग रहा है बी आंसर है, हाथ उठाओ। तुम्हें ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, और क्या? एक आंसर करना है इसमें, ए होगा या बी होगा? बी के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ। किस किस को लग रहा है सी होगा? किस किस को होगा डी होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ऐसा क्यों और ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ कोविड के बाद, ये लाइव एग्जाम्पल है। कोविड के बाद, कोविड के बाद रिसेशन आया, ठीक है। रिसेशन आने के बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट जो है वो सेट कर रखा है, ठीक है। और हर साल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर, पुल बनाने पे, रोड बनाने पे, एक्सप्रेसवेज बनाने पर और ज़्यादा खर्चा करती जा रही है, ठीक है। बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्रिएट होते हैं आपके एसेट्स, समझे। आप जब एसेट्स को क्रिएट करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करते हैं, आपके घर का ही पैसा, ठीक है। शॉर्ट टर्म और रिसेशन जो होता है, रिसेशन कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो मेजर आप करोगे, रिसेशन इज नॉट लाइक इन्फ्लेशन और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिसेशन का एक स्टेज है, समझे, अभी जो चल रहा है। लेकिन अभी क्या हमने उसको मंदी में कैटेगराइज कर दिया, क्या उसको रिसेशन घोषित कर दिया? नहीं। जब लगातार 3-4 क्वार्टर तक ये चीज होती है तब उसको रिसेशन घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है तब हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म मेजर्स। लेकिन जब रिसेशन हो जाता है तब क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेजर्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
समझ में आया? बॉन्ड यील्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा आज आपको, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। इन लोगों ने तो काफ़ी बार डिस्कशन में पढ़ लिया है, बट जो भी समझ में आया उसके हिसाब से करने की कोशिश करो। बॉन्ड यील्ड क्या मतलब है? बॉन्ड पे होने वाली कमाई, बॉन्ड पे होने वाला मुनाफा। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फैक्टर, और सिर्फ इतना पूछा है कि भारत का जो बॉन्ड है, बॉन्ड की यील्ड जो है उस पर किन किन फैक्टर्स से फर्क पड़ेगा, बस उतना पूछा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 है। ए है 1 and 2, बी है 2 ओनली, सी है 3 ओनली, और डी है 1 2 and 3। ये इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, और जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद तो पूरी क्लास का आंसर सही होना चाहिए। तुम्हारे कितने आंसर सही होते हैं, कितने हाथ खड़े होते हैं, समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। चलो, ए के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ। ए के साथ, बी के साथ कौन कौन है, सी के साथ, सी के साथ 3 ओनली, डी के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ। ठीक है, तो देखो, अगर मतलब सबको समझ में आ गई है वो सारी बातें जो हमने की है अभी तक, है ना। देखो, अगर फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट में कुछ ऊंचा नीचा करता है, ठीक है, तो जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स, वो वहां भाग जाते हैं या वहां से आ जाते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड को कितना खरीदा जाता है उससे भी तो बॉन्ड की प्राइस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। मान लो कि यूएस के बॉन्ड्स खरीदने लग गए लोग ज़्यादा, तो इंडिया के बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। बॉन्ड सस्ता में पड़ेगा आपको तो और कमा सकोगे उस पर, तो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा। फिर एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने कि अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है बॉन्ड पे, तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया बॉन्ड पे, तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये तो अभी पढ़ा है, ठीक है, अभी पढ़ा है। इंटरेस्ट रेट अभी तो बताया मैंने, आरबीआई ऊपर नीचे कर रहा है, उसका तो सीधा असर है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से सीधा सीधा रिलेटेड है, तो आसान कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया अभी है आप लोगों के लिए। पहले अगर करते तो थोड़ा मुश्किल होती समझने में, लेकिन अब समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करो और याद रखो कि कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल। इमेजिन करो सारे सिनेरियोज, इस तरह के क्वेश्चन हर साल देखो 4 से 5 आने वाले हैं, रोक ही नहीं सकते हो आप। इमेजिन करो, ड्रॉ करो, नहीं कर पा रहे तो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हर चीज करने से क्या होगा वो भी सोच लेना, बताओ। आपको क्या देखना है, फ्लो ऑफ मनी के ऊपर इंपैक्ट। देखो, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया था, जब हमने पढ़ा इन्फ्लेशन के टाइम पर, क्यों बढ़ाया, क्योंकि आरबीआई चाहता था कि मार्केट में जो पैसा ज़्यादा हो रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। लोगों के पास पैसा कम हो तो डिमांड कम हो जाए। अब आपको वही सोचना है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेगा, खरीदेगा, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा और उसके एक्सचेंज में क्या करेगा, पैसा देगा। तो मार्केट में पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सोचना है आपको। मदद मिली थोड़ी, अभी 1-2 क्वेश्चन में मदद कर रहा हूँ, आगे कम करूँगा मदद करना। ऐसे सोचना है, ऐसे सोच पा रहे हो, बस ऐसे ही सोचना है। अगर सोच नहीं पा रहे तो लिख के करो, सोच नहीं पा रहे तो लिख के करो।
ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज तो फिगर आउट कर ली कि पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत, और क्यों गलत है ये भी पता चल गया हमें। ठीक है, सेकंड है कब क्या इंडियन, अच्छा, इफ रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, रुपी की कीमत कम हो रही है, गिर रही है, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ये तो बहुत सिंपल, कितनी बार बताया। अच्छा, ये पहली बार अब सुन रहे हो आप, तो आप भी सुन लो क्या होता है। जब भी हमें किसी की आर्टिफिशियल कीमत बढ़ानी घटानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको खरीदते बेच देते हैं। ऐसे ही हम डॉलर के साथ भी करते हैं। आरबीआई के पास ऑलरेडी डॉलर भी होता है ना फॉरेन करेंसी एसेट्स में, तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर को क्या करता है, जितना होल्ड करेगा और खरीदेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की और उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आरबीआई इसको ऑपोजिट करता है। आरबीआई क्या करता है, डॉलर को बेच देता है। डॉलर बेचने से मार्केट में डॉलर की जो शॉर्ट सप्लाई थी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेर टू फॉल, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, मैंने जो भी बताया आपको, मैंने बोला था ना इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, दिख रहे हैं आपको साफ साफ, तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करो। इंटरेस्ट रेट क्या हो रहे हैं, कहां पर, यूएस में, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। ये आरबीआई को प्रोत्साहित करेगा डॉलर खरीदने के लिए। अब बताओ, इंटरेस्ट रेट से जाके आपको इसको पूरा ऐड करना पड़ेगा। बताओ कैसे सही है। तो कोई बात नहीं, अच्छा वैसे तो आंसर आ ही गया है, क्योंकि देखो फर्स्ट गलत हो गया तो बाकी तीनों ऑप्शंस में 1 है तो वो कट गया, एलिमिनेट हो गया। लेकिन फिर भी चलो थर्ड ऑप्शन समझा दो, समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ना यूएस में, तो क्या होगा इससे, अच्छा अच्छा फॉल, गिर रहे हैं, तो क्या होगा उससे, अब तो तुम इमेजिन करते होगे भागे भागे आ रहे हाँ सिंपल, आपको रुपये की डिमांड देख लो, आप रुपये की डिमांड देख लो। ठीक है, क्या होगा, निवेश भारत में ज़्यादा आएगा या बाहर ज़्यादा आएगा, इस कंडीशन में भारत में ना, वहाँ पे ब्याज कम है, यहाँ ब्याज ज़्यादा मिलेगा तो यहीं आएंगे। जब निवेश ज़्यादा भारत में आता है तो हमने पढ़ा था कि रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है, एप्रिशिएट, ठीक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या कर सकता है, डॉलर खरीद सकता है, समझे। तो बस उल्टा ही है उसका, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बहुत सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल देके बताया था। सबसे पहला स्टेटमेंट, हाथ उठा लेना, बस हाथ उठा लेना, आज दोबारा मैंने बोला है वो बात। बैंक इसमें से किसको अपना एसेट नहीं मानता, हाथ उठाओ। बताओ एक साथ बताओ। डिपॉजिट्स, अभी तो बताया था, जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक के लिए क्या एसेट है वो, नहीं, बैंक को कभी ना कभी उसे लौटाना ही है, तो बैंक के लिए वो क्या है, लायबिलिटी। सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी, है ना। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। जो आपका घाटा है, उस घाटे को पूरा करने के लिए आप कहां कहां से पैसे का जुगाड़ कर रहे हो, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, सिंपल भाषा में। ठीक है, कहां कहां से पैसा लेके आ रहे हो, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत सिंपल है भाई। डेफिसिट क्रिएट किस वजह से होता है, मेजर कारण क्या है,
देख लो क्या आंसर होगा इसका। मैंने आपको एक और चीज समझाई है आज की क्लास में, मैंने बहुत कुछ बोला है। मैं वही बोलता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुना करो, एक एक लाइन में उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स ही है। मैंने आपको लाइबिलिटी अच्छी बुरी दो चीज समझाई है, समझाई ना, समझाई कि नहीं? बुरी लाइबिलिटी में मैंने क्या बताया आपको, मतलब जो आपको सही नहीं लगेगी वो क्या है? कर्ज को चुकाने के लिए दोबारा कर्ज लिया। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ही कर्ज लेना है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम का ठीक करने को का मतलब क्या है? आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गया, यानी आप पहले ही कर्ज में हो, ठीक है, आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से एक डेफिसिट है। उसको ठीक करने के लिए क्या आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे क्या, और कर्ज लोगे? बेसिकली बताओ। अगर लेकिन आपने फाइनेंसिंग की है और उससे आप एसेट क्रिएट कर रहे हो तो आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। बिजनेस भी तो वही करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, एक बिजनेसमैन ने 100 रुपये लिए, लेकिन उस 100 रुपये के क्या बना दिए? 190 बना दिए। अब उसमें से वो 100 भी दे देगा, 20 रुपये ब्याज भी दे देगा और 70 रुपये अपने घर भी लेके चला जाएगा। इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, है ना? तो वही पूछा है अब, इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग किस चीज़ के लिए काम आएगी? आंसर क्या होगा इसका? इंडिया में, क्योंकि इंडिया प्रिंसिपल्स पे चलता है। चलो पाकिस्तान के हिसाब से आंसर दो, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया के हिसाब से पहले आंसर दो। इंडिया के हिसाब से ए के साथ कौन कौन है? ए के साथ कौन कौन है? जल्दी हाँ ढंग से हाथ उठाओ, दिख नहीं रहा। बी के साथ कौन कौन है? रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, यानी सरकारी कर्जा उतारने के लिए। एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, बाहर का कर्जा उतारने के लिए। तो दो में तो कर्जा ही उतार रहे हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर इंडिया के कंटेक्स्ट में होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तक समझा तो रहा हूँ मैं, समझे? हम लोग जो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो फाइनेंस करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ खर्च करें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अभी तो बताया है, कितनी बार बताना पड़ेगा? समझ में आई अब? फाइनल, फुल एंड फाइनल। अब पाकिस्तान के केस में क्या आंसर है बताओ? पाकिस्तान के केस में क्या आंसर होगा? पाकिस्तान कर्जा क्यों लेता है? डेफिसिट दूर करने के लिए, बाहर का कर्जा उतारने के लिए, ये तो पाकिस्तान के केस में क्या हो जाएगा? बी, सी एंड डी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बी सी डी को इस्तेमाल करोगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, कर्ज की एक चक्र में फंस जाओगे आप, उधारी के चक्र में। देखो सिंपल है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, कंफ्यूजन तो अभी भी हो रही है ना? क्वेश्चन देखो ये वाला, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड। क्या आंसर है इसका? भारत की संचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की तिजोरी जिसे कहते हैं हम। तो जो भी रेवेन्यू आता है यूनियन गवर्नमेंट का, टैक्स से, रिसीट से, वो सब कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। सिंपल था, इससे सिंपल क्या हो सकता है? ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, आपने वो सुना है पिछले से पिछले बजट में आया था, महिला सम्मान पत्र, वो किस में जाएगा? महिला सम्मान पत्र का पैसा किस में जाएगा? सरकार ने निकाला था ना ये, कि महिलाएं इसमें 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, ऐसे करो, आपको इस पर रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसी पेंशन उसके लिए भी बनता है, सॉरी एल्डर्स के लिए, ठीक है। वो किस में जाएगा? मैंने मार्क कर दिया इसलिए पब्लिक अकाउंट में।
ठीक है, तो याद रखना पब्लिक अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है, जो गवर्नमेंट लोगों के ट्रस्ट में होल्ड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट लोगों के ट्रस्ट में होल्ड करती है, वो पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है। और कंटीजेंसी में वो पैसा रखा जाता है जो कि इमरजेंसी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। ठीक है, कोविड के बाद इसका कॉर्पस बढ़ाया भी गया था, कॉर्पस साइज काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया था। इसके लिए गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तब जाके कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से खर्चा किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट? कंटीजेंसी के लिए ना भाई, इमरजेंसी के लिए। ये फ्रिज पे पड़े हुए पैसे जैसा है। ठीक है, उठा के इस्तेमाल कर लिए, फिर बाद में मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैंने लिए थे। ठीक है, और पापा की पैंट की जेब में पड़े हुए पैसे कौन से? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो निकालने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो पापा की जेब क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो निकालने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन से बिल से? एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, आगे Which one of the following is correct? Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act 2003 क्या क्या मैनेज करता है वो? फिजिकल डेफिसिट ओनली, रेवेन्यू डेफिसिट, बोथ फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें से इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता यूपीएससी के इतिहास में। घाटा देखो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया क्यों गया था? ताकि भारत वित्तीय रूप से और बजट बनाने और बजट को चलाने के रूप से और ज़्यादा क्या हो जाए? रिस्पॉन्सिबल हो जाए, और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाए। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है बजटिंग में? हमेशा से समझ लो कि जब भी कर्ज लिया जा रहा है और कर्ज को कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो उसका अहम कंपोनेंट होता है। अगर आपको कोई घाटा हो रहा है तो उस घाटे को कैसे कम करना है आपको, वो उसका अहम कंपोनेंट होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा दो तरह के घाटे होते हैं। एक फिजिकल डेफिसिट जो कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स और एक्सेप्ट बोरोइंग्स, और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? डेफिसिट में जब जो भी सरकार के पास टोटल पैसा आ रहा है, कैसे आता है सरकार के पास पैसा? टैक्स या नॉन टैक्स? नॉन टैक्स में चालान, फाइन वगैरह, और टैक्स का तो आपको पता ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बचा हुआ नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? डेफिसिट, घाटा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताओ। बहुत सिंपल है, दोनों तरह के घाटे को देखेंगे ना हम लोग। ठीक है, बोलो। ये तो बहुत सिंपल है। ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी है 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी है 1 and 3, ऑप्शन नंबर डी है 2 and 3। बताओ। जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट टैक्स में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेम होता है, यानी आप टैक्स ले भी एक ही जने से रहे हो और उसका असर भी उसी पे पड़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन कर रहा है? जनता। ठीक है, असली में जेब पे असर किसकी पड़ रहा है? जनता के। लेकिन उसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? बिजनेस ओनर की। जीएसटी तो आपसे कलेक्ट किया जाता है, लेकिन भरता कौन है? बिजनेस ओनर। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स तो बस उसी चीज में अप्लाई करके लगाओ। कॉर्पोरेशन टैक्स तो इनकम टैक्स की तरह डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, वो ड्यूटी है, वो ऑलरेडी सब अज्यूम्ड होती है प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या होगा? ये इनडायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स जो कि एक्सट्रीम वेल्थ पे लगता है। ठीक है, क्या इंडिया में वेल्थ टैक्स है? अभी तो पढ़ा था हमने इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर। वेल्थ टैक्स हम लेते हैं
इन द काइंड ऑफ सरचार्ज। ठीक है, ठीक है। पर्टिकुलरली वेल्थ टैक्स डिफाइंड नहीं है। फिर एक्साइज ड्यूटी, अगेन इट इज अ ड्यूटी, ये सब एज्यूम्ड होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 and 4 बी। ठीक है, आगे कन्वर्टिबिलिटी के बारे में आ गया क्वेश्चन, फटाफट करो। जल्दी करो, जल्दी पढ़ो पहले पूरा। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडिया एम्प्लाइज बताओ क्या आंसर होगा इसका, सिंपल है। पहले में क्या बोला, ये बोला कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है जल्दी बताओ, एसेट्स लाइबिलिटीज है ना, इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स, ये सब चीजें आती है। क्या कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है, पार्शियल है ना, एफडीआई एफपीआई लिमिटेड है कि नहीं। तो वही पूछा है कि भाई इसका मतलब क्या है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी, दैट इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज्ड बाय अथॉरिटीज डीलर्स फॉर ट्रैवल। ट्रैवलिंग पर्पस के लिए इंडियन रुपी जो है आराम से एक्सचेंज किया जा सकता है डीलर से। इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स। इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता। रुपी कन्वर्टेबिलिटी एंड करंट अकाउंट का मतलब भी यहीं से समझ जाना। रुपी कन्वर्टेबिलिटी इन करंट अकाउंट का मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए रुपी आसानी से पूरी दुनिया में किसी भी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं फुल रुपी कन्वर्टेबिलिटी फॉर करंट अकाउंट। तब आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अगर यही चीज कैपिटल की जगह करंट होती तो आंसर क्या होता, बताओ आंसर क्या होता, बी होता। लेकिन अभी क्या है आंसर, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बात चली, मैंने बताया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब आपको निवेश करना है, एफडीआई लेनी है, एफपीआई लेनी है, उस कंडीशन में रुपी आराम से क्या हो सकता है, कन्वर्टेबल है। समझ गए, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। सिंपल था, मुश्किल था, कैसा क्वेश्चन था ये बताओ, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। बताओ पहला असर्शन क्या है इसमें, असर्शन है डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट। में आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है, उसकी कीमतें घट रही है, उसके वजह से एक्सपोर्ट प्रमोट हो सकता है। सही बात है या गलत, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। अब रीजन पूछा है ऐसा क्यों हो रहा है,
प्राइस ऑफ कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन। आपकी कंट्री के प्रोडक्ट्स के जो कीमतें हैं वो बाहरी विदेशी बाजारों में गिर जाएंगी, किसके वजह से? डिवैल्यूएशन की वजह से। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या हो सकता है? क्या आंसर होगा बताओ फटाफट एक ही आवाज में। असर्शन रीजनिंग है, दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही बनाया गया है। तो आंसर क्या है इसका? ए है। ठीक है, चलो हाँ यहाँ पे नीर और रीर एक और बार हो जाए। देखो करेंसी की वैल्यू को अब आपके लिए क्वेश्चन करना आसान बना देता हूँ। आसान कैसे बनाना है? करेंसी की अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को बिल्कुल अलग रखो, ठीक है, और नीर और रीर को बिल्कुल अलग रखो। याद रखना, एक और चीज दोबारा से बता देता हूँ, अगर रीर बढ़ रहा है ना, अगर रीर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है बताओ? यानी इन्फ्लेशन का आपको एक इंडिकेशन मिलता है उसके अंदर। इसका मतलब आपके डोमेस्टिक बाजारों में महंगाई क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ये बात समझनी है आपको और कुछ नहीं समझना। ठीक है, जब डोमेस्टिक बाजारों में महंगाई ज़्यादा है, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया? महंगा हो गया आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर वही महंगा प्रोडक्ट आप बाहर बेचोगे तो उनको तो और महंगा पड़ेगा। बस इतना याद रखना है। इतना याद रहेगा? इतना भी नहीं याद रहेगा तो लिख लो, ये लिख लो, आप एक और बार लिख लो कि जो नीर है इज इक्वल टू रीर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस। सॉरी, जो रीर है इज नीर एडजस्टेड फॉर डोमेस्टिक प्राइसिंग और फॉरेन प्राइसिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये याद रखना है आपको बस। ठीक है ना, तो रीर जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आता है, और नीर क्या है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ इंडियन रूपी विद अ बास्केट ऑफ करेंसीज जिसमें मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया की करेंसीज को लिया जाता है। ठीक है, समझे बात? अब रीर बढ़ेगा या घटेगा वो नीर पे तो डिपेंडेंट होता ही होता है, लेकिन ये फैक्टर नहीं बनता उसका डिपेंडेंसी का। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को ना ले तो नीर और रीर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो मेजर फैक्टर जो रीर को डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है वो क्या है? इन्फ्लेशन। अगर डोमेस्टिक प्राइसेस घरेलू कीमतें बढ़ी हुई हैं तो आपका घरेलू सामान जो है वो महंगा है। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई। और जब ये ऊपर वाला फैक्टर, एक सेकेंड इसको दोबारा लिखता हूं मैं थोड़ा छोटा, इनटू डीपी अपॉन फॉरेन प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस। ये आपके डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें हैं, ये फॉरेन मार्केट में कीमतें हैं। ठीक है ना, तो अगर आपके घरेलू बाजार में महंगाई है तो सीधी सीधी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीर, यानी रीर बढ़ेगा। और जब रीर बढ़ेगा तो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो महंगा है ऑलरेडी वो बाहर की मार्केट में और महंगा लगेगा। समझे? तो कॉम्पिटिटिवनेस जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट्स इट। अब कर लो उसको। ठीक है, मैं नहीं चाहता ये गलत हो, इसलिए मैंने पहले समझा दिया। अब अप्लाई कर लो, अब थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है कॉन्सेप्ट। तो जब करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रखते हैं उसको बिल्कुल अलग करके सोचना, और रीर और नीर को बिल्कुल अलग रख के सोचना। ऑप्शन है 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 and 3, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव।
बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? आंसर आ गया सबका? पहले आंसर सबमिट कर दो। पढ़ लिए सारे ऑप्शन सबने? आंसर आ गया? आंसर बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए के साथ कौन कौन है? हाथ उठाओ जल्दी। 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 के साथ कौन कौन है? हाथ उठाओ जल्दी। ऑप्शन नंबर सी के साथ कौन कौन है? हाथ उठाओ जल्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ कौन कौन है? हाथ उठाओ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ज़्यादा दिखाई देगा जब आपका रुपी की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या है? रुपी की कीमत की कंपैरिजन है विद द अदर करेंसीज। ठीक है, हाँ जी। नहीं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स है डोमेस्टिक मार्केट में, वो महंगे होते हैं। ठीक है, दोनों नीर और रीर में, और जो रुपी की अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन में है वो अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे अभी नीर है, ठीक है, नीर में अलग चीज़ें देखी जाती है, रीर में अलग चीज़ें देखी जाती है। नीर में इन्फ्लेशन को नहीं देखा जाता। ठीक है, अभी नीर में क्या हो रहा है? अगर नीर ज़्यादा है तो क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन क्या हो रही है? रुपी की एप्रिसिएशन हो रही है, समझ गए? जिसके वजह से इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। यहाँ पर जब नीर देखते हैं इन्फ्लेशन को लेते ही नहीं है, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन को एंगल में ले लेते हैं हम लोग, तब हम ये मानते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है हमारे घरेलू बाज़ार में महंगाई ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है घरेलू बाज़ार में, ताकि कन्फ्यूजन हो। तो बाहर के लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं अलग अलग। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रीर अगर बढ़ रहा है इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अभी अभी मैंने बताया कि इसका उल्टा होता है, अभी अभी समझाया है। तो आप लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया होगा आराम से कि अगर रीर बढ़ेगा तो क्या होगा? आपके डोमेस्टिक गुड्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, बिकॉज आपके डोमेस्टिक मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन। जब डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन होती है तो आपका जो एक्सपोर्ट है बाहर के लोगों को क्या पड़ता है? महंगा पड़ता है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 3 है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। इज रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज, मतलब बाहर की कंट्रीज के हिसाब से आपके देश में महंगाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसके वजह से नीर और रीर के बीच में डाइवर्जेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था जितना ज़्यादा इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो जब हमने देखा कि डोमेस्टिक प्राइजेस और फॉरेन प्राइजेस बराबर थे, उसको काटा हमने तो क्या आएगा? 1। तब नीर और रीर क्या हो गए? बराबर। लेकिन जितना ज़्यादा उनकी रेशियो में डिफरेंस आता जाएगा, डोमेस्टिक प्राइजेस और फॉरेन प्राइजेस में जितना डिफरेंस आ जाएगा, रीर और नीर की वैल्यूज भी क्या होती जाएंगी? उतनी दूर होती जाएगी, डाइवर्जेंस आती जाएगी। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 1 एंड 3। ठीक है, जिसका भी सही हुआ है बहुत सही किया है। लास्ट क्वेश्चन है शायद से ये, यस लास्ट क्वेश्चन। ये कैसे डल गया इसमें? चलो ठीक है, ये तुम्हारे शायद पेपर के क्वेश्चन डल गए इसमें, बजट के। तो अभी बजट का एक क्वेश्चन है, देख लो, इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। अभी बजट का एग्जाम टेस्ट होने वाला है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर 2025-26 इज 8.08 लाख करोड़, रिफ्लेक्टिंग 9.8% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स बजट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रखने के लिए दिया था ताकि याद हो जाए। This budget focuses on infrastructural development with a significant portion allocated to expansion of expressways and industrial corridors. तो जो बजट का मेजर फोकस है इस साल यूपी बजट का, वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अराउंड 22% जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एलोकेट किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एक और कारण है कि स्टेट्स को ना 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पिछले से पिछले बजट में से।
और वो लोन क्यों दिया है बताओ, एक ही शर्त पे दिया है, क्योंकि उस पैसे को कहाँ पे खर्च कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एसेट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कारण है, आपको कई स्टेट्स के बजट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में जो इंडिया का जो यूनियन बजट है उसमें भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसमें PYQ थे, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन वो PYQ नहीं था, ठीक है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इजी मीडियम टफ, मतलब डुएबल है, क्वेश्चंस डुएबल है ना, एक दो बार के रिवीजन के बाद बहुत आराम से आपका इकोनॉमिक्स है, ये सबसे मेजर पार्ट है। अलग अलग तरीके से रुपये की डेप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, RBI का रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, US फेडरल बैंक्स, इस पे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो हमारा टारगेट था कि भाई एक दो क्लास में वो कवर हो जाए, वो हो चुका, ठीक है। तो बाकी की चीज़ों के लिए और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं।